हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और एज इट इज़ सेफ होंगे। आज का ये जो पर्टिकुलर वीडियो आपके सामने अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पे टॉपिक देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, बहुत जगह पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। और बहुत जगह पे स्ट्रक्चर एनालिसिस करके जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कह सकते हैं कि एज ए सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल पर्टिकुलर ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये हमारा प्ले करता है। तो बहुत डिटेल में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे आज का, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बेसिक जानेंगे व्हाट इज दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। ये टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है, ये टॉपिक हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और उसके साथ ही साथ फिर हम लोग कुछ टर्म्स को इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे स्लोप किसको कहते हैं, डिफ्लेक्शन किसको हम लोग कहते हैं। और फिर साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इतना सारा कुछ हमारा इस टॉपिक के अंदर मतलब आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कशन रहेगा। इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें फिर हम लोग और चीज़ों को न्यूमेरिकली आगे जो है हम लोग डील करेंगे। तो चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं बेसिक ऑफ दिस सब्जेक्ट। मैं कह सकते हैं बेसिक ऑफ दिस सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बेसिक ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, जैसा कि यहां पे आप नाम देख पा रहे होंगे, बड़ा ही कॉमन सा नेम है स्लोप, और यहां पे एक वर्ड देख रहे होंगे डिफ्लेक्शन। अक्सर अक्सर ये टॉपिक आपको एज ए सिविल इंजीनियर अगर मैं कहूं तो अक्सर ये टॉपिक सुनने को मिलेगा, आपको अक्सर देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये बहुत आ रहा होगा, ये प्रैक्टिकल है, आना भी चाहिए, नहीं आ रहा है तो अब आ जाएगा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कि आखिर ये टॉपिक हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है, इस टॉपिक को पढ़ने का पर्पस क्या है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक फिगर मैं आपके सामने पहले यहां पे दिखाता हूं, उस फिगर से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये टॉपिक हमको पढ़ाया क्यों जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फिगर्स देखते हैं। आई होप सो कि ये फिगर्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे तीन डिफरेंट फिगर्स आपको दिख रहे होंगे जो कि मोरलेस सेम है तीनों फिगर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके ऊपर कोई लोड लगा है, इस टाइप से ये लोड लगा है, उसके वजह से ये बीम इस टाइप से बेंड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कोई स्टील का कोई फ्रेम आपको दिख रहा होगा, इस स्टील फ्रेम के ऊपर कोई लोड लगा, ये स्टील फ्रेम हमारा कुछ इस टाइप से बेंड कर गया। सिमिलरली यहाँ पे कैंटिलीवर बीम आपको दिख रहा होगा, जिस कैंटिलीवर बीम पे लोड लगा ये कुछ इस टाइप से बेंड हो गया। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जो नोटिस करने वाली बात है इस तीनों फिगर में, कि तीनों फिगर में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां भी बेंडिंग का कंडीशन देख रहे हैं आप, यहां पे भी बेंडिंग का कंडीशन देख रहे हैं, और अल्टीमेटली यहां पे भी बेंडिंग का कंडीशन आप देख रहे हैं। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि आप कभी ये चीज सोचते भी होंगे कि अगर हमारे पास कोई भी बीम है, अगर उस बीम पे हम कोई लोड लगाते हैं तो आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर वो बीम बेंड करता है, जो कि यहां पे आप फिगर में भी देख रहे हैं कि ये बीम बेंड करता है या कर रहा है। तो दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत कॉमन सा है, वो उठता है। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है कि भाई साहब ये बीम का इनिशियल पोजीशन था, उसके बाद ये बीम लोड लगने के बाद कुछ इतना बेंड किया। तो क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि आखिर ये जो बीम बेंड किया तो कितना अमाउंट से बेंड किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिमाग में उठता है कि भाई जब हमारा बीम पे लोड लगा तो लोड लगने की वजह से जो बीम बेंड हुआ, जैसे इस फिगर में या इस फिगर की अगर हम बात करें, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठता है, मेरे क्या आपके भी दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि जो बीम बेंड कर रहा है तो वो बीम आखिर कितने अमाउंट से बेंड किया, कितना बेंड किया। कैसे हम पता करें कि भाई हमारा इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो बीम बेंड हो रहा है वो कितने अमाउंट से, अमाउंट कहने का मतलब है कितना उसका, जैसे 10 mm से किया कि 20 mm से डिफॉर्म किया कि 5 mm से डिफॉर्म किया, इस टाइप का जो दिमाग में आपका क्वेश्चन उठता होगा। एक दूसरा दूसरा क्वेश्चन भी आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि भाई जब ये बीम बेंड हो रहा है, एक तो आपको ये मालूम चला कितने अमाउंट से ये बेंड हुआ, दूसरा आपके दिमाग में ये भी उठता होगा कि आखिर कितने एंगल से बेंड हुआ। तो दो क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर उठता होगा, पहला कि भाई हमारा कितने अमाउंट से बेंड हुआ, पहला क्वेश्चन, और दूसरा हमारा कितना एंगल से बेंड हुआ। प्रैक्टिकल से अब ये कुछ बेंड हुआ होगा तो सर्टेन एंगल से बेंड हुआ होगा, जब ये बेंड हुआ होगा तो सर्टेन एंगल से बेंड हुआ होगा, जैसे इस फिगर में यहां पे आप देख रहे हैं कुछ एंगल से बेंड हुआ है। तो ये जो दो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है कि अगर हमारा कोई बीम पे जब हमने लोड लगाया हो, और एज ए सिविल इंजीनियर, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, एज ए सिविल इंजीनियर ये हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन आएगा कि भाई आपसे कोई पूछेगा कि अगर आपके पास कोई भी बीम दे दे और उस बीम पे कोई लोड लगेगा, कोई भी लोड का इंटेंसिटी हो, चाहे पॉइंट लोड हो, यूडीएल हो, यूवीएल हो, या फिर कंबाइंड लोडिंग का केस हो, और बीम हमारा कोई सा भी हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड हो, कैंटिलीवर हो, ओवरहैंगिंग हो, कोई सा भी हमारे पास अगर बीम हो और उस पर अगर हमने कोई लोड लगाया, उसकी वजह से जब वो बेंड किया तो वो कितना बेंड किया। ठीक है,
उसके अंदर जो बेंड होने के बाद जो एंगल वो बनाया विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन वो कितना बनाया वो बताइए, ताकि हम लोग कोई चीज को जब डिजाइन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसको यूज करके फिर हम डिजाइन पढ़ेंगे। तो जब डिजाइन करने आपको बोला जाएगा तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि भाई जब हम कोई मेंबर बना रहे हैं तो उस मेंबर में इतना डिफॉर्मेशन आया, उस मेंबर में इतना हमारा जो है स्लोप क्रिएट हुआ, जिसको हम एंगल, स्लोप की बात अभी नहीं करते, हमारा इतना एंगल क्रिएट हुआ, ताकि उस सारे डेटा को बेसिकली हम क्या कर सके, यूज करके अपना एक प्रॉपर डिजाइन कर सकें। जब हम आगे आरसीसी या फिर स्टील इस टाइप का कोई सब्जेक्ट पढ़े तो हम लोग उसको वहां पे इन डेटा उसको वहां पे यूज कर सके। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इस टॉपिक में आपका इसी सवाल का जवाब जो है हम लोग ढूंढेंगे। जो आप सवाल जो मैंने इतना आपके सामने रखा है कि हमारा कोई बीम पे जब लोड लगेगा तो वो कितने अमाउंट से डिफॉर्म करेगा, कितने एंगल से डिफॉर्म करेगा, इन सारे क्वेश्चन का जो जवाब है, इन सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन का जो जवाब आपको देखने को मिलेगा वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगा, जिस टॉपिक का नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इस टॉपिक में आप ये बेसिक जान पाएंगे कि अगर हमारे इसमें बहुत हेवी टाइप ऑफ बीम को इस मेथड से में अभी हम लोग नहीं देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, पहले हम लोग कुछ बेसिक और सिंपल टाइप ऑफ बीम्स को लेके बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाते जाएंगे, और फिर हमारा टफ से टफ क्वेश्चन भी अगर हमसे पूछता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको चीजें बहुत अच्छे से पता हो जाएंगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। तो चलिए हम लोग उस जवाब को ढूंढते हैं कि हमारा कैसे डिफ्लेक्शन, कितना अमाउंट से हमारा बॉडी जो है डिफॉर्म करेगा वो पता चलेगा, और कितना अमाउंट से हमारा एंगल बनेगा, जो एंगल की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे निकलेगा उसके बारे में जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे दो टर्म आपको देखने को मिल रहा है, स्लोप, और एक वर्ड देखने को मिल रहा है डिफ्लेक्शन। तो पहले हम यहां पे इन दोनों टर्म्स को बारी बारी समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट। उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम समझते हैं, लेट मी चेंज द कलर। सबसे पहले हम यहां पे समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेक्शन, फिर मैं समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। डिफ्लेक्शन कहने का सिंपल सा मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन कहने का सिंपल सा मतलब होता है, बहुत अगर सिंपल टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो डिफ्लेक्शन कहते हैं कि कोई बॉडी पे जब हमने लोड अप्लाई किया तो उस लोड लगने की वजह से उस पर्टिकुलर बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन आया विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब कि अगर हमारे पास कोई बॉडी था, जब उस पे हमने किसी अमाउंट का लोड लगाया, लोड हमारा कैसा भी हो सकता है, यूडीएल, पॉइंट लोड, यूवीएल, कपल, किसी टाइप का भी हमारे पास लोड हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर लोड के वजह से उस पर्टिकुलर बीम के अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगा, जो उसके अंदर बेंडिंग क्रिएट होगा विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसी को कहते हैं डिफ्लेक्शन उसके अंदर होना। एग्जाम्पल के तौर पे एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं यहां पे, जैसे ये हमारा मान के चलिए कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां पे मैंने लेट अस ड्रॉ वन सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ये मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया है। अब इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर मैंने कोई भी इस टाइप का कोई भी लोड्स हमने एक्ट करा दिया। ये इस बीम के ऊपर कोई भी लोड है, बाय डिफॉल्ट कोई भी लोड की हम बात कर रहे हैं, आपको एक स्पेसिफिक लोड की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी लोड फॉर एग्जांपल हमारा इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। उसके वजह से जैसा कि आपको मालूम है कि ये बीम हमारा कुछ इस टाइप से डिफॉर्म करेगा, प्रैक्टिकल है कि ये बीम हमारा क्या इस टाइप से डिफॉर्म करेगा, जिसको मैंने ग्रीन से दिखाया है। तो डिफ्लेक्शन कहने का मतलब इन शॉर्ट यही होता है कि कोई बॉडी में कितना बेंडिंग आया, कितना डिफॉर्मेशन आया विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब कि इसका ओरिजिनल पोजीशन अभी यहां था, अब ये बेंड होके इसका कुछ पोजीशन यहां आ गया, तो ये बॉडी कितने अमाउंट से डिफॉर्म किया, कितने वैल्यू से डिफॉर्म किया, उसी को कहते हैं डिफ्लेक्शन होना। कितने अमाउंट से बेंड किया, उसी को कहेंगे डिफ्लेक्शन होना। तो अगर आपसे कोई डिफ्लेक्शन का मतलब पूछता है या सिंपली बोलता है डिफाइन डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब होगा कि कोई बॉडी पे जब मैंने लोड लगाया तो विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन किसी बॉडी में कितना बेंडिंग क्रिएट हो गया, इसी को हम लोग कहें कितना वो बेंड कर गया, कितने अमाउंट से वो बेंड कर गया, उसी को कहते हैं डिफ्लेक्शन होना। तो अब तो यही जो आप यहां पे फिगर में देख रहे हैं, इस वैल्यू को, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बॉडी कितना डिफॉर्म किया, डिफ्लेक्शन हम इसी को कहते हैं। और डिफ्लेक्शन को जो हम इंडिकेट करते हैं,
डिफ्लेक्शन को जो हम लोग शो करते हैं अपने क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए कि डिफ्लेक्शन हमारा कितना आया, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिफ्लेक्शन को बेसिकली हम लोग या तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो हम डिफ्लेक्शन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे और या नहीं तो डिफ्लेक्शन को हम लोग स्मॉल वाई से इंडिकेट करते हैं। तो आई जस्ट होप सो कि डिफ्लेक्शन कहने का क्या मतलब होता है अब आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अब जब आपको डिफ्लेक्शन क्लियर हो चुका है तो एक वर्ड और इसमें पढ़ना था जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, राइट। एक वर्ड और आपको पढ़ना था जिसको हम लोग कहते हैं क्या, स्लोप। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सिंपल है, नहीं उठ रहा है तो अब उठ जाएगा कि सर स्लोप किसको कहते हैं, स्लोप कहने का क्या मतलब होता है। डिफ्लेक्शन तो चलिए हमें समझ में आ गया है, अब आप बताइए कि स्लोप किसको कहेंगे। स्लोप से रिलेटेड अगर मैं आपको बात करूं तो जैसा मैंने शुरू में भी आपको कहा कि दो क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर उठता होगा। पहला कि कोई बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितने अमाउंट से डिफॉर्म किया, और दूसरा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा वो कितने एंगल से डिफॉर्म किया। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में उठता होगा, भाई कितने एंगल से डिफॉर्म कर रहा है, कितने अमाउंट से कर रहा है वो तो हमको मालूम चल गया, कुछ एंगल से भी वो डिफॉर्म कर रहा है, बेंड हो रहा है तो कुछ एंगल भी क्रिएट कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो अब यहां पे बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल बीम है तो अगर उस पर हमने कोई लोड लगाया है तो उसमें कितने वो एंगल से डिफॉर्म करेगा, वही है मेरा स्लोप। तो अगर स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप कहने का सिंपल सा मतलब होगा, फिर से हमें कोई मान के चलिए कोई बीम कंसीडर करते हैं, जैसे ये अगर हमारा कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है, इसके ऊपर मैंने कोई आर्बिट्री लोडिंग वगैरह इस टाइप से लगा दी है। तो जब आपने इसके ऊपर लोड लगाया होगा तो प्रैक्टिकली ये बीम हमारा कुछ इस टाइप से डिफॉर्म हुआ होगा। बहुत सिंपल सी बात है कि बीम हमारा कुछ इसी सॉर्ट ऑफ से फॉर्म में डिफॉर्म हुआ होगा। तो स्लोप कहने का मतलब ये होता है कि ये जो कर्व शेप बना, ये शेप कैसा बना, ये शेप कैसा बना, कर्व शेप है ना, जो मैंने व्हाइट से दिखा रखा है। ये जो कर्व शेप बना जिसको मैंने व्हाइट से दिखा रखा है, अगर इस कर्व शेप के ऊपर, ये जो आप कर्व शेप देख रहे हैं, अगर इस कर्व शेप के ऊपर अगर हम कोई टैंजेंट लाइन खींचते हैं, या तो इधर से और या नहीं तो इधर से, इस कर्व शेप से हम एक टैंजेंट लाइन खींच रहे हैं इधर से या तो इधर से, तो स्लोप बेसिकली कहने का मतलब यही होता है कि कोई बॉडी कितने एंगल से डिफॉर्म कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि किसी बॉडी में कितना एंगल से डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, वो बॉडी कितने एंगल से उसके अंदर जो है डिफॉर्मेशन आया, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। तो स्लोप को निकाला कैसे या स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है पहले हम वो देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा ये जो कर्व शेप आप देख रहे हैं, इस कर्व शेप पे अगर हम कोई टैंजेंट लाइन खींचते हैं, चाहे इधर से या तो टैंजेंट लाइन हम इधर से खींचते हैं या आप कहीं और भी खींच सकते हैं आप, तो स्लोप कहने का मतलब होगा कि ये जो टैंजेंट लाइन हमने इस कर्व शेप के ऊपर खींचा है, ये टैंजेंट लाइन इस हॉरिजॉन्टल बीम के साथ कितना एंगल बना रहा है, इस हॉरिजॉन्टल बीम के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। तो स्लोप बेसिकली क्या है कि जो कर्व शेप हमारा बना कोई भी बीम बेंड होने के बाद, तो उस कर्व शेप पे अगर हम कोई टैंजेंट लाइन खींचते हैं, टैंजेंट लाइन आप कहीं पे भी खींच सकते हैं, जब हम टैंजेंट लाइन खींचेंगे तो वो टैंजेंट लाइन और बीम का जो ओरिजिनल पोजीशन था उससे वो कितना एंगल बनाया टैंजेंट लाइन या इस टैंजेंट लाइन में, और ये जो बीम का ओरिजिनल जो पोजीशन था जिसको ग्रीन से मैंने दिखा रखा है, उन दोनों के बीच के एंगल को बेसिकली कहा जाता है स्लोप। तो आई जस्ट होप सो कि स्लोप कहने का क्या मतलब है समझ में आ गया होगा, डिफ्लेक्शन कहने का क्या मतलब है समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि डिफ्लेक्शन को कभी भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग या तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली स्लोप को भी किसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो स्लोप को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे, स्लोप को बेसिकली जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या तो थीटा से या तो dy बाई dx से, ठीक है। तो स्लोप को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे या तो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जब आगे हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे जब भी स्लोप निकालने की बात होगी तो या तो स्लोप को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं तो स्लोप को हम dy बाई dx से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे उसमें हम लोग y और डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिमिलरली इसमें भी हम लोग थीटा या तो dy बाई dx से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई जस्ट होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इसमें हम लोगों को
पढ़ना क्या है। और इस टॉपिक के अंदर ये जो दो टर्म्स आपको देखने को मिले, स्लोप एज वेल एज डिफ्लेक्शन, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर सर स्लोप क्या है, ये तो आपने बता दिया, डिफ्लेक्शन क्या है सर, ये भी आपने बता दिया। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है, मतलब आप ये चीज हमको कह रहे हैं कि सर अब स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड कैसे करेंगे, होता क्या है ये तो हमें समझ में आ गया, कैसे फाइंड किया जाएगा इसके बारे में भी थोड़ा दो चार लाइन बता देते। कैसे फाइंड किया जाएगा, उसको फाइंड करने का क्या कोई मेथड अवेलेबल है, इसके बारे में भी आप बता देते तो बिल्कुल है इसको फाइंड करने का मेथड। अब हम यहां पे अगला हेडिंग जो आपके सामने दे रहे हैं वो है हेडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड्स टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मेथड्स टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन प्रैक्टिकली है, कोई भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ मेथड्स अवेलेबल हमारे पास होते हैं जिसको हम बेस बना के अपना कोई भी कैलकुलेशन जो है वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करने का देयर आर मेनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकेलस मेथड, कास्टिग्लियानोस मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, कंजुगेट बीम मेथड एंड सो ऑन। तो देयर आर मेनी मेथड्स जिससे आप यूज करके या जिस मेथड्स को आप यूज करके बहुत ही इजीली मैं कह सकता हूं कि आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो क्या क्या मेथड्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। सबसे पहला और जो सबसे कह सकते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ मेथड है, इसको हम लोग कहते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड। दूसरा जो मेथड है उसको कहते हैं मैकेलस मेथड, मैकेलस मेथड। जो मेरा तीसरा फॉर्म ऑफ मेथड है जिसको हम कहते हैं बहुत ही कॉमन है, वो हम लोग कहते हैं मोमेंट एरिया मेथड। देन आफ्टर दैट चौथा है हमारा कंजुगेट बीम मेथड। ठीक है, आप चाहें तो इसमें कुछ और भी ऐड कर लें, पांचवा भी आप कर सकते, कास्टिग्लियानोस मेथड, कास्टिग्लियानोस स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, स्पेलिंग का थोड़ा सा कास्टिग्लियानोस में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, कास्टिग्लियानोस मेथड। और भी बहुत सारे मेथड है बट दीज 5 आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मेथड जिसको हम यूज करते हैं अपना किसी भी बीम का स्लोप एज वेल एज डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, अक्सर एग्जाम में भी लिखने को आपसे आता है तो आप लिख सकते हैं देयर आर मेनी मेथड्स टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। Out of these are the 5 common methods which we basically use to find slope and deflection. The very first method, the very basic method is called double integration method. Second is called Maclaurin method. Third one is called moment area method. Fourth one is called conjugate beam method. Fifth one is called Castigliano's method. और भी बहुत सारे मेथड हैं, यहाँ पे हम सारा मेंशन नहीं कर रहे हैं। These are the 5 most common form of method जिसको हम यूज करते हैं, उसी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब यहां पे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर आप कौन से मेथड को बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप किस मेथड को प्रेफर करेंगे अपना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए। देखिए फिलहाल जो मैं मेथड्स को यूज करूंगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को निकालने के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत बेसिक पढ़ रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ही बेसिक है, इंट्रोडक्शन मतलब कह सकते हैं आपका बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है, इसलिए जो अभी मेथड आपको सिखाया जाएगा जिसके थ्रू आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करेंगे वो होगा शुरू का 2 मेथड। शुरू का ये जो 2 मेथड होगा दैट इज डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैकेलस मेथड। फिलहाल क्योंकि बेसिक है तो पहले हम लोग बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। बेसिक को जब हमारा आइडिया हो जाएगा कैसे हमारा फाइंड होता है, क्या क्या कंडीशंस हम लोग को दिए हुए रहते हैं, अगर हमको उन सारे का एक बार अगर आइडिया हो जाएगा, ओवरव्यू जब हमको मिल जाएगा,
फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे बाकी सारे मेथड के ऊपर। तो फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फिलहाल दो मेथड के ऊपर फोकस करूंगा सबसे ज्यादा, क्योंकि पहले बेसिक हम लोग जानेंगे, जब बेसिक का आइडिया हो जाएगा फिर हम चीजों को आगे जो है लेके जा सकते हैं। तो ये दो मेथड के ऊपर अभी हमारा फिलहाल डिस्कशन रहेगा, मतलब आने वाले जो वीडियोस होंगे वो इन दोनों मेथड्स के ऊपर होंगे। और बहुत सारे कॉलेज के सिलेबस में आप एक बार चाहें तो अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप इस वीडियो को व्यू कर रहे होंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में डबल इंटीग्रेशन और मैकेलेस मेथड ही सिलेबस में रहता है, बट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में हमारा मोमेंट एरिया कंजुगेट और कास्टिग्लियानोस भी रहता है, ठीक है। लेकिन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकेलेस इज अ वेरी कॉमन, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे तो ये आपको पढ़ना ही पड़ जाएगा। तो आप अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश हुआ होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे कि आपको किस मेथड से आपको एग्जाम में, मतलब आपके यूनिवर्सिटी में पूछा है, ताकि मैं उस पर्टिकुलर मेथड का भी वीडियोज आपके सामने अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप उससे भी प्रैक्टिस कर लेंगे और आपसे बहुत ईजिली एग्जाम में बन जाएगा। क्लियर है। और स्पेशली जो बच्चे एसबीटी बिहार की वीडियो को देख रहे होंगे, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं एसबीटी बिहार, तो एसबीटी बिहार का बाबू मेरे, अगर आप सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस का अगर ओवरव्यू करेंगे, तो आपको दो ही मेथड पढ़ना है। शुरू का जो दो मेथड आप देख रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन और मैकेलेस मेथड, बाकी के इन तीनों मेथड्स को आपको नहीं पढ़ना है एज पर योर सिलेबस। ये तीनों मेथड आपके पास नहीं है। अगर बाई चांस होगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता देंगे, और नहीं तो फिर आप मुझे जैसा भी होगा आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि मैं उस पर रिलेटेड भी वीडियोस आपको मैं बना दूंगा। उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है कि सर हमारा दिया हुआ आप इस मेथड से ही बता रहे हैं। आप वो सिर्फ आपका काम है कि आप बता देंगे आप कि भाई सर हमको ये मेथड भी हमारे सिलेबस में, प्लीज आप उसको भी कवर कर दीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा कवर कर देने का। तो इन शॉर्ट यही था हमारा, दीज आर द मेथड्स टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज आपने क्या क्या देखा? आज आपने सबसे पहले देखा कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है टॉपिक को पढ़ने का। इसके बाद हमने देखा कि इस टॉपिक में कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग को थे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफ्लेक्शन कहने का क्या मतलब होता है, स्लोप कहने का क्या मतलब होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद जो तीसरा आपने इंपॉर्टेंट देखा, वो देखा आपने कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी आपने देख लिया। तो आज का ये का जो पर्टिकुलर वीडियोस को मैं और ज्यादा लेंदी लेके नहीं जाऊंगा, इस वीडियो को मैं अब यहीं पे क्लोज करूंगा। बट इसके बाद के जो वीडियोस होंगे अब वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। रीजन, क्योंकि अब हम सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड के कैसे हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करके अपना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, अपने से पढ़ रहे होंगे, बुक से पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, इट इज, जिनको हार्ड लग रहा है बेसिकली अगर ये टॉपिक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक है। और मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आप किसी भी हाल में इस टॉपिक को तो एग्जाम में नहीं छोड़ के आएंगे, इतना आसान टॉपिक है ये। तो अगर आप बुक से पढ़ रहे होंगे या किसी किसी और मोड से पढ़ रहे होंगे और आपको टफ लग रहा है ये टॉपिक, तो मैं आपको वादा दे रहा हूं ये बहुत आसान टॉपिक है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बच्चा इस टॉपिक को एग्जाम में छोड़ के आए, क्योंकि इतना ज्यादा आसान ये टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। बस थोड़ा सा कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करके आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी बड़ा आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक हमारा काफी ज्यादा वेटेज रखता है। तो मेरा ये कहना है कि इस टॉपिक को थोड़ा सीरियस होकर आप लोग पढ़ेंगे, खास करके ये टॉपिक आप सामने में देख रहे हैं। ऐसे सारा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक पे भी खास फोकस आपका रहेगा। तो अब जो हमारा वीडियो आएगा इसके बाद, वो आएगा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के ऊपर, कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को जब भी हम फाइंड करते हैं, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिसको हमको दिमाग में रखना पड़ता है। बिना उन कंडीशंस को ध्यान में रखे हुए हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कंडीशंस का मतलब होगा कि हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में कि आखिर किस पॉइंट पे हमारा स्लोप मैक्सिमम होता है, किस पॉइंट पे मेरा डिफ्लेक्शन जो होता है वो मिनिमम हो जाता है। तो ये सब कंडीशन, कैंटिलीवर के केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या क्या डिफरेंसेस है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में, कहां पे किस पॉइंट पे मेरा स्लोप मैक्सिमम है तो डिफ्लेक्शन जीरो है, किस पॉइंट पे मेरा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है तो स्लोप मेरा जीरो है। तो ये सारा जो आपका जो क्वेश्चन है, जो कंडीशन जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशंस फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और उस कंडीशन के साथ ही साथ हम डबल इंटीग्रेशन मेथड को भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहला कोई भी एक सिंपल सा केस लेंगे और उस सिंपल से केस को डबल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करूंगा मैं। उसके बाद जब डबल इंटीग्रेशन मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब मैं मैकेलेस मेथड पे स्विच करूंगा। और मैकेलेस मेथड में जब मैं स्विच करूंगा तो आपको खुद मालूम चल जाएगा, आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा कि कब हमको मैकेलेस मेथड से क्वेश्चन को बनाना है और कब क्वेश्चन को डबल इंटीग्रेशन मेथड से बनाना है। और उन दोनों मेथड में से मेरे लिए कौन सुटेबल मेथड रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको मालूम चल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शंस ब्रॉड रहेंगे,
जो मेथड आपको सुटेबल लगेगा उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसी नोट के साथ इस लेक्चर को अब हम यहाँ पे ओवर कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो टास्क आप लोग को मालूम है क्या करना है। जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और भी लोगों को बोलेंगे जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करेंगे, और एज इट इज मैक्सिमम शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। जिनको भी इस टॉपिक में डर लग रहा है, उनको लगता है बड़ा भारी टॉपिक है, कैसे पार करे, कैसे होगा हमारा, पास कैसे करेंगे, तो उनको भी ये वीडियो पहुंचाएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि उनको इस चीज का बेनिफिट भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।